कल का जो कोड लिखे थे ना उसमें हाँ कल का जो कोड लिखे थे उसमें जो बैकवर्ड पास का थोड़ा सा मिस हो गया था। उसमें टू शायद रह गया था, टू मल्टीप्लाई नहीं हुआ था बैकवर्ड पास में L2 में। अच्छा ओके, चलो अभी देख लेते हैं उसको। ठीक है, मिस हुआ होगा तो। हाँ ओके। हाँ मतलब L2 में होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर मिस ही हुआ है वो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, नहीं है तो उसमें मिस ही हुआ। ओके ठीक है फिर। ओके आज देखना है ड्रॉप आउट। अच्छा, रेगुलराइजेशन की हम लोगों ने दो टेक्निक्स देख ली, L1 और L2। L1 एंड L2 रेगुलराइजेशन हम लोगों ने देख लिया है। एक टेक्निक और है जो काफ़ी फेमस है और बहुत ही लेटेस्ट है, मतलब L1 और L2 तो मेरे ख्याल से 300 साल से आ रही थी, चलिए स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आई है ये। बट जो नई टेक्निक है ड्रॉप आउट करके, ये बेसिकली बनी थी न्यूरल नेटवर्क के लिए ही, और ये गजब काम करती है। मतलब कि ओवरफिटिंग को ये, मतलब कहते हैं अगर ओवरफिटिंग हो रही है ड्रॉप आउट लगा दो, आपकी ओवरफिटिंग हट जाएगी। और तो मेन चीज़ है कि ओवरफिटिंग होती क्यों है। तो एक रीज़न हम लोगों ने ओवरफिटिंग के सिम्टम्स देखे। सिम्टम्स क्या है कि वेट ज़्यादा हो गया, वेट्स की वैल्यूज़ ज़्यादा हो गई, बैसेस की वैल्यूज़ ज़्यादा हो गई। ठीक है, हमने सिम्टम्स देखे हैं कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी ज़्यादा है वैलिडेशन एक्यूरेसी से। ठीक है, तो ये सब सिम्टम्स है, ये सब आउटपुट है। क्या अगर ये होता है तो हम सोचते हैं कि हाँ हम ओवरफिटिंग कर रहे हैं, बट बेसिकली ओवरफिटिंग होती क्यों है। ओवरफिटिंग हमारी क्या है, ओवरफिटिंग के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, तो हम लोगों ने कहा था कि ओवरफिटिंग है चीज़ों को रटना। ठीक है, कि कैसे आप किन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों को रट लेते हैं और उन्हीं के बेसिस पर फिर आप उन्हीं के हिसाब से काम करने लगते हैं, इंस्टेड ऑफ जो कॉन्सेप्ट है उनके पीछे का उनके हिसाब से। तो मतलब कि जो आपने एक बार डेटा पॉइंट देख लिया, जो आपने डेटा सेट में एक बार आपने डेटा पॉइंट ले लिया, आपने उसी के हिसाब से अपना कोड चेंज कर दिया, फिर आपने उसी के हिसाब से न्यूरल नेटवर्क ने अपने आप को ढाल लिया। जबकि हम चाहते हैं कि वो सारे पॉइंट से जनरल जो आइडिया है कि हाँ ठीक है सारे पॉइंट्स तिरछे जा रहे हैं, तो जो अनसीन पॉइंट्स आएंगे वो भी तिरछे जाने चाहिए। जनरल आइडिया ये है। बट होता क्या है कि सेकेंड ड्रॉ तो कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जैसे चलो ठीक है, मान लो मेरे सारे पॉइंट्स ऐसे जा रहे थे, ठीक है, ये जनरल आइडिया है। लेकिन जो मेरे पास डेटा सेट आया उसमें थोड़े से नॉइज हैं और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं। ठीक है, तो अब होना क्या चाहिए कि आपके न्यूरल नेटवर्क या मशीन लर्निंग को सीखना चाहिए कि इसे एक जनरल डायरेक्शन जो है वो है ये। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स इस तरह से हैं, तो जनरल जो मेरा डेटा सेट होगा, जो अनसीन डेटा आएगा वो भी कहीं ना कहीं इसी लाइन पर लाई करेगा। बट जब ओवरफिटिंग होती है तो ओवरफिटिंग क्या होती है कि वो यहां तक तो आता है, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा और यहां पर छोड़ देगा। अब जो नया डेटा आएगा वो इधर आएगा कि इधर आएगा कि इधर आएगा, मतलब मेरे मॉडल को सीखने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि इसने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेकर ओवरफिटिंग कर दी, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेकर रट लिया, बोला नहीं ऊपर आता है तो ऊपर जाना चाहिए। जबकि ये होना चाहिए कि भाई ये एक आउटलायर है, ये मेरे जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है उससे ये मैच नहीं करता है, तो इस चीज को कंसिडर नहीं करना चाहिए, या फिर कंसिडर करो तो इसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंस जो आपका 80% 90% डेटा है इनके बेस पर होनी चाहिए। ठीक है, बट ये मॉडल मेरा ऐसे हो जाता है, इसकी वजह से ओवरफिटिंग होती है। अब ये क्या कर रहा है, तो ये रट रहा है कि उसने देखा कि भाई 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के मान लो कि मेरे मैथ्स में डिफरेंशिएशन पर आते हैं, बट एक क्वेश्चन मेरा ज्योमेट्री पर भी आता है। उसने डेटा सेट में देखा कि एक क्वेश्चन ज्योमेट्री पर आया है, तो आइडियली क्या करना चाहिए। मान लो कि आपके पास 10 साल के बोर्ड के पेपर है और आपने देखा कि 10 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के आते हैं मैथ्स में, और एक क्वेश्चन कि किसी किसी साल में, मतलब कि चौथे साल में और 8वें साल में एक क्वेश्चन ज्योमेट्री का भी आया है उन 10 डिफरेंशिएशन की जगह। तो अगर आप दिमाग वाले होगे तो आप कहोगे कि यार 10 मेरे डिफरेंशिएशन के आते हैं तो मुझे डिफरेंशिएशन तो एकदम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ज्योमेट्री का एक आता है उसको मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ, मेरी परफॉर्मेंस तब भी बहुत अच्छी रहेगी।
बट ओवरफिटिंग क्या होगी कि आपने डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद आपने ज्योमेट्री भी लगाने लगे, जबकि ज्योमेट्री की उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, तो रट रहे हैं हम लोग, चीजों को रट रहे हैं, और इसी रटने को हमें हटाना है। तो होता क्या है कि हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली में काम कैसे करता है, इसको मैं कैसे यार, ठीक है। जब हमारा, चलो बात करते हैं ऐसे ही कि जो हमारा न्यूरल नेटवर्क को इनपुट चाहते हैं, ठीक है, तो इनपुट तो सारे न्यूरॉन्स को सेम जाता है एक डेंस लेयर में। एक डेंस लेयर में सारे न्यूरॉन्स को जो इनपुट जाता है वो सेम जाता है। तो मान लो कि मेरे पास यहाँ पर फोटो है, कोई एक पर्सन की फोटो है, ठीक है, एक ह्यूमन की फोटो है, मेरे पास 3 न्यूरॉन है। तो होता क्या है कि आपका एक न्यूरॉन ये फोकस करने लग जाएगा, मतलब ये मैं कह नहीं रहा हूं, ऐसा होता है बट थोड़ी लेट की लेयर्स में होता है, बट अभी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के लिए ऐसे समझो कि ये जो पर्टिकुलर न्यूरॉन है ये फोकस करने ले जाएगा हेड पर, ठीक है, ये वाला करने ले जाएगा हैंड्स पर, और ये वाला करने लग जाएगा लेग्स पर, ठीक है। मतलब कि अगर अब उसमें हेड होगा, अगर उस फोटो में हेड होगा तो इसकी एक्टिवेशन वैल्यू, मतलब ये न्यूरॉन एक्टिव रहेगा। एक्टिव का मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग रेलो एक्टिवेशन लेयर लगाते हैं तो इसकी वैल्यू नॉन जीरो रहेगी। अगर उस फोटो में हैंड्स है, हाथ है, तो ये न्यूरॉन भी एक्टिवेटेड रहेगा, और अगर उस फोटो में लेग्स है तो ये न्यूरॉन एक्टिवेटेड रहेगा, ठीक है। आखिरी में जब इसके बाद आकर ये मेरा कहीं पर एक फाइनल आउटपुट लेयर आएगी, ठीक है, और यहां पर बताना है कि पर्सन है कि नहीं है, ठीक है, यहां पर बताना है कि पर्सन है कि नहीं है। तो मेरा न्यूरल नेटवर्क जो है वो ऐसे सीखेगा कि ये मेरे पास फोटो आई थी, उसमें हेड वाला न्यूरॉन भी एक्टिव है, हैंड्स वाला न्यूरॉन भी एक्टिव है, और लेग्स वाला न्यूरॉन भी एक्टिव है। तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मतलब इसको एकदम सीरियसली मत लेना। तो क्योंकि ये तीनों है, मतलब कि सर, धड़ और पैर सब कुछ है, तो इस फोटो में पर्सन है। क्योंकि ये तीनों न्यूरॉन एक्टिव है तो ये बोल रहा है कि इस फोटो में पर्सन है, ठीक है। और मान लो कि एक न्यूरॉन एक्टिव ना होता, ये जो हैंड्स है, ये हैंड्स वाला न्यूरॉन एक्टिव ना होता, तो ये न्यूरल नेटवर्क बताता कि इस फोटो में पर्सन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये तीनों होना जरूरी है, इंस्टेड ऑफ कि भले उसमें हैंड्स ना हो। मतलब हैंड्स, मतलब ये तीनों होने चाहिए एक पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। ये मेरे न्यूरल नेटवर्क ने सीखा। और ये क्यों सीखा? क्योंकि हर न्यूरॉन ने इंडिविजुअली एक पार्ट पकड़ लिया शरीर का, और उस पार्ट को लेकर प्रिडिक्शन करने लगा, और जो फाइनल आउटपुट है वो सारे पार्ट्स को लेकर मिलाकर है। अच्छा, हो क्या सकता है फोटो में? फोटो में तो ये हो सकता है ना कि आपने जो अपना हाथ है वो अपने दोस्त के कंधे पे रखा है, छुप गया हाथ, आपका सर और पैर दिख रहा है, आपका हाथ नहीं दिख रहा है, ठीक है। या फिर आप कहीं पर खड़े हैं, किसी रेलिंग वेलिंग पे खड़े हैं, तो रेलिंग में खाली आपका सर और हाथ दिख रहा है, पैर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हमारे पास हमारा न्यूरल नेटवर्क ने क्या सीखा कि ये तीनों होने चाहिए तभी पर्सन है। बट हमारे पास जो डेटा सेट है और जो हमारे जो फंक्शनैलिटी है, जो हम चाहते हैं वो, यार नहीं, पर्सन है तो पर्सन आइडेंटिफाई करो ना, दो चीजें तो हैं आपके पास, या एक चीज तो है, ठीक है। या फिर खाली सर है, मतलब कि चलो दो दो चीजें तो है आपके पास, ठीक है, सर और हाथ है, सर और पैर है, हाथ और पैर है, सर नहीं है, तो आपको पर्सन आइडेंटिफाई करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे न्यूरल नेटवर्क की हर न्यूरॉन ने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज पे फोकस करने लग गई है, तो वो उसके लिए ये चीज एक पर्सन नहीं है। ये वही एग्जांपल है जो एक 5 अंधों की कहानी है कि 5 अंधे जाकर एक हाथी को उनको एक हाथी के सामने लाया जाता है और बताया जाता है कि बताओ कौन सा जानवर है। तो एक उसकी पूंछ छूता है तो कहता है कि ये एक झाड़ू है, दूसरा उसका पैर छूता है तो कहता है कि ये पिलर है, एक सूंड उठाता है तो वो कहता है कि ये रस्सी है, क्या है, एक कान को पंखा समझता है। तो ये सारे उस तरह के हैं, ये सारे न्यूरॉन्स वही सारे काम कर रहे हैं, ये किसी एक चीज पर फोकस कर रहे हैं। बट आपको पूरे पर्सन की इंफॉर्मेशन जानने के लिए एक हाई लेवल ओवरव्यू लेना पड़ेगा,
आप हर एक इंडिविजुअल के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, हर एक इंडिविजुअल न्यूरॉन के ऊपर फोकस नहीं कर सकते हो। तो ये रीजन होता है ओवरफिटिंग का, क्योंकि अब उसने जो फोटोज देखी, जो उसने ट्रेनिंग सेट में फोटोज देखी, उसमें सारे पर्सन के हाथ पैर और धड़ सब कुछ था। बट जो रियल वर्ल्ड में डेटा सेट आ रहा है, जब वो वैलिडेशन के लिए गया, टेस्टिंग के लिए गया, तो वहां पर एक वैल्यू मिसिंग थी और उसकी एक्यूरेसी बहुत कम हो गई। तो इस चीज को कैसे ओवरकम करें? इस चीज को ओवरकम करने के लिए तरीका है कि आप इन न्यूरॉन्स की इंटरडिपेंडेंस हटा दो। हमें ये कहना है, हमें इसे ये सिखाना है इस न्यूरल नेटवर्क को कि ये न्यूरॉन नहीं होगा तब भी वो पहचानने, तब भी वो पर्सन को पहचाने, या फिर ये न्यूरॉन ना हो तब भी वो पर्सन को पहचाने। ठीक है, ये ना हो कि अगर ये ना हो तो ये वाला काम ही ना करे, ये हेड तो पहचान ले लेकिन ये पर्सन को आइडेंटिफाई ना कर ले, ना कर पाए। तो हमें इनके बीच की डिपेंडेंस हटानी है कि जो आउटपुट मेरा इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, नहीं। हम चाहते हैं कि अगर इनमें से कोई गायब भी हो जाए तब भी मेरा काम करे। तो यही तरीका है ड्रॉप आउट का। ड्रॉप आउट में हम लोग क्या करते हैं, जो भी न्यूरॉन का आउटपुट आता है, ठीक है, को हम रैंडमली 0 कर देते हैं ईच लेयर में। रैंडमली, कोई नहीं पता है कि कौन से न्यूरॉन को हम 0 करने वाले हैं, बस हम रैंडमली कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो मेरा नेटवर्क है, और ये काम हम करते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे, ठीक है, कि एक फॉरवर्ड पास में, और ऐसा नहीं है कि हमने एक बार बंद कर दिया तो फिर उस न्यूरॉन की जरूरत नहीं है, नहीं, जितने फॉरवर्ड पास होंगे, ठीक है, हर फॉरवर्ड पास में रैंडमली न्यूरॉन स्विच ऑफ होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार जो फॉरवर्ड पास किया तो पहले लेयर में जो पहला वाला न्यूरॉन था उसकी वैल्यू आपने 0 कर दी, उसके बाद जब आपने दूसरी बार पास किया तो फिर से आप उसी न्यूरॉन को 0 करेंगे, नहीं। रैंडमली उस लेयर में पहला, दूसरा, तीसरा जो भी होगा उसको हम स्विच ऑफ कर देंगे, और 1 करेंगे, 10 करेंगे, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। बट हर फॉरवर्ड पास में रैंडमली स्विच ऑफ होंगे, उनका आउटपुट ही बंद हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, अब इसका आउटपुट नहीं आएगा, तो अब इसको मजबूरी हो जाएगी कि खाली इस न्यूरॉन के डेटा से और इस न्यूरॉन के डेटा से इसे आइडेंटिफाई करना है कि पर्सन है कि नहीं। तो ये सीखेगा। आपने उसको एक कंस्ट्रेंट में डाला कि अब तुम्हारे पास हो सकता है कि इसका आउटपुट आए ही ना, क्योंकि ये मैंने रैंडमली स्विच ऑफ कर दिया है। तो अब न्यूरल नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना है, वो अपने लॉस को, अपने वेट्स और पैरम्स को कुछ इस तरह से चेंज करेगा कि खाली इन दोनों की हेल्प से ही वो आइडेंटिफाई कर सके। और अगली बार क्या होगा, अगले फॉरवर्ड पास में ये वाला बंद हो गया, अब उसके पास सिर्फ हेड और हैंड्स है, अब उसे इससे आइडेंटिफाई करना है। समझ में आ रहा है? हाँ सर, मतलब उसको प्रैक्टिस कराते ना कि अगर हाथ नहीं है तब क्या करना है, पैर नहीं है तब क्या करना है। हाँ ठीक है, तो उसको हम लोग प्रैक्टिस करा रहे थे। ये सारा काम हम लोग ट्रेनिंग के टाइम पे कर रहे हैं। सब काम हम लोग ट्रेनिंग टाइम कर रहे हैं। जितने फॉरवर्ड पास होंगे उसमें रैंडमली कभी भी कोई भी स्विच हो जाएगा। अच्छा, इसका इतना मतलब ये ड्रॉप आउट तो काफी 2015 में काफी फेमस हुआ था। इस सेम टेक्निक को यूज करती है नेटफ्लिक्स, उसका सॉफ्टवेयर का नाम है केओस मंकी। ठीक है, इनको क्या करना है, इनको अपने चेक करना होता है कि अगर इनका सर्वर बंद हो जाए, नेटफ्लिक्स वालों का सर्वर, कोई एक सर्वर बंद हो जाए, तब भी लोगों का जो पिक्चर चल रही है वो सब ना बंद हो। मतलब इनका नेटफ्लिक्स तुमने रेयरली देखा होगा, रेयरली क्या, मुझे तो ध्यान भी नहीं है कि नेटफ्लिक्स कभी डाउन हुआ हो। गूगल जीमेल डाउन हुए हैं, नेटफ्लिक्स का नहीं देखा मैंने डाउन हुए आज तक। ठीक है, जीमेल, यूट्यूब, रेडिट सब डाउन हो जाते हैं, नेटफ्लिक्स नहीं डाउन होता। और जबकि नेटफ्लिक्स वीडियो दे रहा है एज कंपेयर टू टेक्स्ट जो बाकी सर्विसेज दे रही है। ठीक है, तो क्या होता है, तो इनका जो सॉफ्टवेयर है केओस मंकी, ये क्या करता है कि ये रैंडमली इनके सर्वर्स को स्विच ऑफ कर देता है।
वहां पर कोई मशीन लर्निंग नहीं लगी है, वहां पर सिंपल ये है कि रैंडमली सर्वर स्विच ऑफ हो गया और ये चेक करते हैं कि इनका नेटवर्क कभी भी चालू है क्या। इनका सब कुछ मतलब कि इन्होंने ऐसा कर रखा है, ये इन्हें इतना ज्यादा गौरव है अपनी, मतलब कि जो उन्होंने बिल्डिंग बनाई है, जो नेटफ्लिक्स का पूरा आर्किटेक्चर बनाया है, कि आप रैंडमली सर्वर स्विच ऑफ कर दो, नेटफ्लिक्स को कुछ नहीं होगा, जो मन करे चाहे उस बटन को दबा दो। ठीक है, तो उसका नाम है केओस मंकी, उसके ऊपर एक टॉक भी है यूट्यूब पर बहुत अच्छी, तो आएगा। बताओ क्या क्या। अगर अगर 3-4 अगर सर्वर डाउन करें तब तो फर्क पड़ेगा ना, अगर तीन नहीं चार नहीं, साथ तीन में कर चार दे। नहीं, ये सैकड़ों करते हैं। नहीं, आसपास के एरिया के 3-4 अगर बंद हो जाए, हाँ तो रैंडमली अगर 3-4 बंद हो जाए। हाँ, रैंडमली में वो भी हो सकता है, रैंडमली में वो भी हो सकता है कि एक ही एरिया के हो जाए, हम्म। ठीक है, तो भी वो भी हो हम्म। सकता है। तो वो भी होता है, तो ये लोग मतलब इतना चेक कर चुके हैं कि इन्हें अच्छा। अभी तो मतलब काफी ज्यादा सॉलिड इनका आर्किटेक्चर है इस टाइम पर। और ये लोग एक अलग अप्रोच यूज करते हैं कि ये लोग जैसे, इन्हें पता है कि लखनऊ के आसपास के लोग ये वाली मूवीज ज्यादा देखते हैं, ठीक है, तो ये लोग एक सर्वर बनाकर उसमें वही मूवीज डालकर लखनऊ का जो भी आईएसपी है, जैसे यहाँ पर सिक्का चलता है, एयरटेल चलता है, इन सबको होता है, इन सबके ऑफिस में जाके रख देते हैं, मतलब ऑफिस मतलब जहां पर भी इनका डेटा सेंटर है, क्योंकि लखनऊ के लोग ज्यादा देखते हैं तो ये वाली मूवीज वहां पर आगे जाती हैं। जैसे कुछ टाइम चेंज हुआ और कोई यहाँ के लोगों ने कोई नई मूवीज देखना शुरू किया, तो वो लोग उन मूवीज को अपलोड करके दे देते हैं, मतलब कि डाउनलोड उन सर्वर पे डाउनलोड करा देते हैं। तो काफी अच्छा आर्किटेक्चर है। अगर कभी सिस्टम डिजाइन पढ़ना हो, सिस्टम डिजाइन के बारे में सोचना हो, तो नेटफ्लिक्स की टॉक्स है यूट्यूब पर, ये केओस मंकी नाम का बहुत सही है जो ये काम करता है। ये खाली सॉफ्टवेयर है, रैंडमली कोई भी सर्वर बंद कर देगा और उनके इंजीनियर कॉल पे रहते हैं, तो उन्हें देखना पड़ेगा कि हाँ सिस्टम, मतलब कि जो भी मेरा पूरा सिस्टम है वो डाउन ना हो। तो ठीक है, अच्छा अच्छा, एक बात और है, ड्रॉप आउट में हमने ये देख लिया कि हम लोग रैंडमली स्विच ऑफ कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अच्छा, क्या इसकी जरूरत, ये हमें खाली ट्रेनिंग टाइम पे जरूरत है, हमें इसकी जरूरत प्रिडिक्शन टाइम पे नहीं है, क्योंकि प्रिडिक्शन पे तो जो भी वैल्यू आई हमें उससे वैल्यू निकाल कर देनी है कि ये पर्सन है कि नहीं है। बट ट्रेनिंग टाइम पर उसे सिखाने के लिए कि हो सकता है कि ये वैल्यू आए, हो सकता है कि ये वैल्यू ना आए, उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो ड्रॉप बॉक्स कह रहा हूं, ड्रॉप आउट हमेशा ट्रेनिंग टाइम पे लगाया जाता है, प्रिडिक्शन टाइम पे नहीं लगाया जाता है। प्रिडिक्शन टाइम से आप ड्रॉप आउट लेयर को हटा देते हैं, ठीक है। इससे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वो उनके बारे में बात करते हैं कि आपने जैसे ट्रेनिंग टाइम पे लगाया, प्रिडिक्शन टाइम पे नहीं लगाया, तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। वो प्रॉब्लम्स क्या आएंगी? पहली चीज है, एक बार इस पे चलो, पहली चीज है कि देखो, मान लो तुम्हारे पास 3 न्यूरॉन्स थे, ठीक है, 3 न्यूरॉन्स का कुछ 3 आउटपुट्स आएंगे मेरे पास, ठीक है। उसमें से आप रैंडमली मान लो 50% न्यूरॉन्स के आउटपुट को आप 0 कर रहे हो, ठीक है, न्यूरॉन आउटपुट सेट टू 0, मान लो 50% न्यूरॉन के आउटपुट को आप 0 सेट कर रहे हो। अच्छा, तो 50% का क्या मतलब हो गया, 1 या 2, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई पर कोई 1.5 न्यूरॉन है हमारे पास, या तो हमारे 1 का आउटपुट 0 होगा या फिर 2 का आउटपुट 0 होगा, ठीक है। इस केस में मान लो कि मेरे पास जो एवरेज वैल्यूज आती है तीनों न्यूरॉन की, वो आती है 30, ठीक है। अगर मैं ड्रॉप आउट नहीं लगाता हूं तो मेरे पास जो एवरेज वैल्यू, मतलब ये एवरेज वैल्यू मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि टोटल इनका सब 90 होगा, एक में 60 हो सकता है, एक में 30 हो सकता है, एक में 0 भी हो सकता है, लेकिन मैंने एवरेज वैल्यू बताया कि 3 न्यूरॉन्स है मेरे पास, 3 न्यूरॉन्स का एवरेज आउटपुट आया 30 तो इनका सम क्या हुआ, 90 हुआ, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने ड्रॉप आउट लगा लिया तो मान लो मेरा एक न्यूरॉन 0 हो गया, ठीक है, तो मेरे पास आउटपुट आया 30 0, इसका आ गया आउटपुट 60। और कहीं पर इस केस में कि 2 न्यूरॉन, क्योंकि 50% है, 2 भी हो सकता है, तो 30,0,0 इक्वल्स टू कितना आया, 30। तो ये जब मैंने ड्रॉप आउट नहीं लगाया था
ड्रॉप आउट नहीं लगाया था, ठीक है, तो मेरा सम आ रहा था 90। जब मैंने ड्रॉप आउट लगाया और एक वैल्यू थी तो मेरा सम आ रहा था 60, और ड्रॉप आउट ऑन 2 न्यूरॉन्स पे मेरा सम आ रहा था 30। अच्छा, अभी हम लोगों ने बात करी कि ड्रॉप आउट हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग टाइम पे लगाएंगे। ओके, ड्रॉप आउट हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग टाइम पे लगाएंगे। तो ट्रेनिंग टाइम पर इसने डेटा सेट जो देखा, अच्छा ये 3 का आउटपुट है, आउटपुट आने के बाद वो किसी दूसरी लेयर में जाएंगे, वहां पर क्या होगा, वहां पर ये आउटपुट उसके इनपुट बन जाएंगे, तो फिर से हमारा WX+B, ठीक है, तो हमारा समेशन होना ही है, मैं इसीलिए उनको ऐड कर रहा था 30 30 30 60 और 30, ठीक है। तो जब ड्रॉप आउट हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग टाइम पे लगाएंगे तो उसने डेटा सेट देखा है ये, ठीक है, और प्रिडिक्शन के टाइम पर हम लोग नहीं लगा रहे हैं, तो ये मेरा हो गया टेस्टिंग सेट डेटा। तो मैं यहां पर ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने ड्रॉप आउट ट्रेनिंग में लगाया है और प्रिडिक्शन में नहीं लगाया है, तो जो आपका जो न्यूरल नेटवर्क जो आपका डेटा सेट देखता है वो डिफरेंट डिफरेंट देखता है। उसने ट्रेनिंग टाइम पे देखी है वैल्यू 60 और 30 की, और आपको प्रिडिक्शन में वैल्यूज मिल रही है 90, तो वो क्या प्रिडिक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा प्रिडिक्ट, तो कहेगा ये डेटा मैंने देखा ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ही नहीं देखा है, इस तरह का ही डेटा नहीं देखा है। लर्निंग क्या है कि आपने जिस तरह का डेटा देखा हुआ है एग्जैक्टली वो नहीं, जिस तरह का डेटा देखा हुआ है उससे आप कॉन्सेप्ट निकालकर कुछ आगे करो। यहां पर इसने इस तरह का डेटा ही नहीं देखा है, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो वो प्रिडिक्ट कैसे कर पाएगा, तो वो नहीं प्रिडिक्ट कर पाएगा, इसलिए दिक्कत होती है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, जो भी आउटपुट मेरा आता है, ठीक है ना, टू कंपेंसेट फॉर द डेटा सेट वैल्यूज, डेटा सेट नहीं मतलब कि जो भी उसकी, चलो डेटा सेट वैल्यूज लिख देते हैं, डेटा सेट वैल्यूज ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, वी स्केल द आउटपुट बाय 1 माइनस ड्रॉप आउट रेट। ड्रॉप आउट रेट मेरा क्या है, ड्रॉप आउट रेट है मेरा, ये है मेरे पास हाउ मेनी न्यूरॉन्स टू डिसेबल एट ईच लेयर। तो ये मेरे पास वैल्यू जैसे मान लो 0.5 आई, सॉरी, तो इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि 50% न्यूरॉन्स शुड बी डिसेबल्ड। सॉरी, एक सेकंड। हेलो, हाँ ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0.8 हुई इसका मतलब है कि 80% न्यूरॉन्स शुड बी डिसेबल्ड, ठीक है। तो ये ड्रॉप आउट रेट होता है, तो हम इसे 1 माइनस 0.5, जो भी वैल्यूज आती है उनको 1 माइनस 0.5 इक्वल टू 0.5 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग वैल्यूज को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, आप किसी वैल्यू को 1 से छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो उसकी ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे 10 डिवाइडेड बाई 0.5 इज 20, ठीक है। तो जो हम लोग की वैल्यूज, जो डेटा सेट हम लोग का कंपनसेट खो जा रहा था ड्रॉप आउट की वजह से, उसको हम लोग वापस कंपनसेट करते हैं 1 माइनस ड्रॉप आउट रेट से डिवाइड करके। ओके, ठीक है, ये चीज कोई नहीं बताता है, सब ड्रॉप आउट बता देते हैं कि डिवाइड कर दो, मतलब नॉर्मली न्यूरॉन्स को 0 कर दो, बट मेन दिक्कत ये आती है कि अगर आप रैंडमली न्यूरॉन्स को 0 कर रहे हो तो आपके ट्रेनिंग और प्रिडिक्शन के टाइम पे जो डेटा सेट होगा वो डिफरेंट होगा, और आप उसको ओवरकम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ये वैसी ही बात है जैसे हम लोगों ने बायस करेक्शन किया था अपने मोमेंट एडम में,
ठीक है, कि हम लोग क्योंकि शुरुआत की जो 10 वैल्यूज थी या 20 वैल्यूज थी वो हमारी वो एवरेज में नहीं आ रही थी, तो हमें उसको वार्म अप करने के लिए हमें उसको बायस करेक्शन करना पड़ा था, बायस और वेट करेक्शन करना। ठीक है, तो ये है ड्रॉप आउट की कहानी, और बस यही कहानी है। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है ड्रॉप आउट, लगभग हर कोई भी न्यूरल नेटवर्क उठा लोगे आपको उसमें दिखेगा ड्रॉप आउट। ठीक है, और ये भी हमारी ड्रॉप आउट की कहानी। अगर बात करनी है इसकी तो कोडिंग इसकी कैसे कर सकते हैं, कोडिंग इसकी कर सकते हैं हम लोग। नंपाई में एक फंक्शन होता है, ठीक है, उसका नाम होता है बायनोमियल। बायनोमियल क्या होता है कि ये बायनोमियल आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एक एरे में वैल्यूज लाता है। बेसिकली इसकी वैल्यूज ऐसे होती हैं कि np.binomial, और इसमें आप 3 चीजें देते हो। पहली चीज देते हो कि नंबर ऑफ टॉसेस, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, और आखिरी में हाउ मेनी सैंपल्स। ठीक है, 3 वैल्यूज जाती हैं। तो ये असल में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका आता है नंबर ऑफ टॉसेस से, कि आप एक सिक्का उछालते हो तो आपके पास हेड या टेल आ जाता है, सिर्फ 2 ही वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, तो हेड या टेल में से कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो उसमें से एक वैल्यू अगर हेड की हो गई तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 माइनस वैल्यू टेल्स की हो जाती है। तो बेसिकली ये आपको एक एरे निकाल कर देता है कि रैंडमली आप टॉस करो, जैसे आपको नंबर ऑफ सैंपल्स हैं कि आपको कितने टॉसेस करने हैं। ठीक है, तो रैंडमली आप टॉस करो, तो अगर आपने जैसे करने हैं 5 टॉस, ठीक है, तो 5 टॉस करोगे और मान लो कि प्रोबेबिलिटी मेरी 1 टेल्स आने की है 0.5 और हेड्स आने की भी है 0.5, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है, इट्स अ फेयर कॉइन। तो पहला मेरा 1 आ सकता है, 0 का मतलब है हेड, फिर मेरा 1, फिर मेरा 1, फिर मेरा 1। ठीक है, अच्छा, दोनों हेड और टेल आ सकते हैं, तो आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों प्रोबेबिलिटी सेम है, तो जितने नंबर ऑफ टेल्स आने चाहिए उतने ही नंबर ऑफ हेड्स भी आने चाहिए। बट यहाँ पर 5 वैल्यूज हैं, तो हमारे पास 3 टेल्स और 2 हेड्स होंगे, हम बराबर ला नहीं सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, आइडियली ये होना चाहिए। ठीक है, आइडियली सेम नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स शुड कम, बट ऐसा होता नहीं है। आप सिक्का उछालो, आपके पास 5 बार टेल्स आ सकता है, या फिर 5 बार हेड्स आ सकता है, या फिर 1 बार हेड 4 बार लगातार टेल्स आ सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका एक फेयर कॉइन है और उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है टेल्स आने की और 0.5 है हेड आने की, तो ओवर अ लॉन्ग नंबर ऑफ टॉसेस आपके पास जितने हेड्स आएंगे उतने ही टेल्स आएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। ये कि ओवर अ लॉन्ग नंबर, अगर आप 10,000 टॉस करोगे तो जितने टेल्स आएंगे उतने ही हेड्स आएंगे, मतलब अराउंड 5-5 हजार का वैल्यू रहेगा। हाँ, अगर आप 5 बार करोगे तो हो सकता है कि शुरुआत के 5 में सारे के सारे टेल्स आ जाए, लेकिन उसके बाद वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो ओवरकम कर लेगा। तो इसी फंक्शन को यूज करके हम अपना कौन से नंबर को, कौन से न्यूरॉन को हमें जीरो करना है वो हम निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ टॉसेस क्या है मेरे पास, कि हम एक टॉस जाते हैं, या तो 1 या 0। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स थी हमारी 0.5 थी हमारे पास। अभी हमको अपने इसके ड्रॉप आउट के लिए चेंज करना है, तो हम अपने ड्रॉप आउट सेट कर सकते हैं कि मैं कितने % ऑफ न्यूरॉन्स को जीरो करना चाहता हूं। तो मान लो कि मैं 0.2% मतलब 20% ऑफ न्यूरॉन्स को आउटपुट 0 सेट करना चाहता हूं, तो मैं 0.2 कर दूंगा, और मेरे पास लेयर में 5 न्यूरॉन्स है। तो इसका मतलब क्या है कि टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2, और हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.8। 1 माइनस 0.2 0.8 है। तो मतलब कि हाँ बताओ। सर क्या कह नंबर रहे ऑफ हो? प्रोसेस मतलब असल में ये होता है ना कि यहाँ पर कि आप क्या कर सकते हो कि आप टॉसेस को ऐड कर सकते हो। नंबर ऑफ प्रोसेस मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स।
नहीं, नंबर ऑफ टेल्स नहीं कह सकते, ये मतलब असल में इसका नंबर ऑफ टॉसेस नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए सम। नंबर ऑफ टॉसेस मतलब क्या, नंबर ऑफ पॉइंट्स? आप कॉइन्स ले लो, हाँ कॉइन्स ले लो कि आपके पास 2 कॉइन्स हैं, तो आप दोनों कॉइन्स को ऐड करके लिखोगे यहाँ पर, ठीक है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स। अभी हमारे पास एक ही कॉइन था तो हम उसे ऐसे कर रहे थे, बट अगर आपके पास 2 कॉइन्स हैं और दोनों टेल्स आ गए तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। ओके ओके। और उनको आपने 5 बार उछाला है, मतलब ये है कि टोटल आपको कितना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक ही कॉइन है, ठीक है, उसमें टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी है 0.2 और हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है 0.8। इसका मतलब क्या है कि आपका 1 हो सकता है कि एक ही बार आए, और मतलब कि जो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी वो 4 गुना ज्यादा है। तो अगर एक बार 1 आएगा तो 4 बार हेड आना चाहिए, मतलब इस ऑर्डर में नहीं आना चाहिए, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं 10,000 कॉइन टॉसेस करूं तो मेरे पास 2,000 हेड्स होने चाहिए ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली, और अप्रोक्सीमेटली 8,000 हेड्स होने चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पर सेट कर ली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो भी वैल्यू आ रही है उसको मैं सम कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक ही कॉइन टॉस है तो मुझे कुछ सम करने की जरूरत नहीं है, अगर टेल्स आया तो 1 है, 0 और हेड्स आया तो 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर कि पहला न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, चौथा न्यूरॉन और 5वां न्यूरॉन ये 0 हो जाएंगे। मेरे लेयर में 5 न्यूरॉन्स थे और मैं 20% ड्रॉप आउट करना चाहता हूं, मतलब कि 20% रखना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं 80% खोना चाहता हूं, तो ये हो सकता है कि अगर आप फिर से रन करो इसे तो ये ऐसे आ जाए 1 0 1 0 0। ये भी एक वैलिड सीक्वेंस है। इसमें भले हमें दिख रहा है कि 2 टेल्स आ गए, जबकि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एक ही आना चाहिए, पर मैंने फिर से कहा कि ये मेरे कंसेक्यूटिव है तो कंसेक्यूटिव में आ सकते हैं, लेकिन अगर मैं 10,000 बार उस एक्सपेरिमेंट को करूंगा तो मेरे पास वो उतने ही आएंगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली उतने ही आएंगे। इसका हम लोग कोड अभी करके देखते हैं, ठीक है, अगर कंफ्यूजन लग रहा है। हाँ, लेकिन अगर मैं खाली 5 सैंपल ले रहा हूं तो हो सकता है कि उसमें 2 रहे और 3, मतलब 2 बचे और 3 चले जाए, ठीक है। पहले एक फॉरवर्ड पास में, दूसरे फॉरवर्ड पास में हो सकता है कि पांचों के पांचों चले जाए, ये भी हो सकता है। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है कि ये फिक्स नहीं है कि आपके पास सारे के सारे 1 आएंगे, या फिर आपने अगर 20% बोला है तो एक 1 आएगा, 4 0 आएंगे, ये फिक्स नहीं है इन 5 के लिए। लेकिन अगर आप इसे लंबे टाइम में करोगे, 10,000 सैंपल्स के लिए करोगे, तो आपको डेफिनेटली अप्रोक्सीमेटली 20% और 80% की प्रोबेबिलिटी वाला देखिएगा एकदम चीज। हाँ सर, समझ गए। ठीक है, तो हम लोग ड्रॉप आउट इंप्लीमेंट करते हैं np.binomial की हेल्प से, फंक्शन से, और जो भी आउटपुट आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, बायनोमियल से। तो जो 0 है वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, जो 1 से है वो आउटपुट वैसा का वैसा ही रहेगा, और जो भी वैल्यू आएगी उसको हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई किससे, 1 माइनस ड्रॉप आउट रेट से। क्योंकि हमें तो जो इसमें ड्रॉप वैल्यूज आउट हमारी, रेट 0.2 है ना? हाँ इसमें ड्रॉप आउट रेट 0.2 है। तो 0.2 का मतलब क्या है कि आप 20% रखना चाहते हो, 80% खोना चाहते हो। अच्छा चलो, अच्छा बोला तुमने, बोल दिया इस पे। ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आप रख रहे हो कि, मतलब कि आप बचा रहे हो या खाली 20% को 0 कर रहे हो, ठीक है। मतलब कि जो ड्रॉप आउट रेट है इसकी 2 मीनिंग हो सकती है, या तो है कि डिसेबल या फिर कीप। या तो आप 20% को डिसेबल करना चाहते हो या फिर आप 20% को रखना चाहते हो। दोनों के अंतर अलग अलग, दोनों मीनिंग तो मतलब तो समझ में ही आ गए हो कि मैं 20% को रखना चाहता हूं, इसका मतलब है कि मैं खाली 5 में से 1 को रखूंगा, और मैं 20% को डिसेबल करना चाहता हूं, इसका मतलब है कि मैं 5 में से 1 को डिसेबल करूंगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि केरास
गूगल और मतलब ये टेंसर फ्लो, ये जो फ्रेमवर्क्स है, इसमें ड्रॉप आउट रेट होता है कि आप इतने को डिसेबल करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये होता है, रहने वाला होता है पाईटॉर्च में, जो हम लोग सीखेंगे। तो पाईटॉर्च में 0.2 का मतलब है कि आप 20% को रखना चाहते हो, आप 80% को डिसेबल करना चाहते हो, जबकि ये उल्टा होता है टेंसर फ्लो और केरास में। तो वो आपको एक बार देखना पड़ेगा कि क्या है, बट मतलब समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। सर एक और सा डाउट है हाँ कि अगर ट्रेनिंग एंड टाइम, अगर हाँ जैसे हम ये प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी में ऐसा भी हो सकता है कि सारे मतलब ऑन रहे, सारे न्यूरॉन्स ऑन रहे, तो हाँ। सारे न्यूरॉन्स ऑन, तो जब सारे न्यूरॉन्स ऑन रहेंगे और जब हम्म। उसको ड्रॉप आउट रेट से डिवाइड कर देंगे, तब तो हाँ मतलब वैल्यू तो ज्यादा हो जाएगी, हाँ, जिस एक टाउन पास में से होगी, उससे भी ज्यादा हो जाएगी, तो फिर वो एक पास में टेस्टिंग होगी, एंड हाँ। टाइम प्रॉब्लम नहीं नहीं करेगी। नहीं, तो ये हर पास में नहीं हो रही है ना, आपकी सारी वैल्यूज को ऑन रहना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, वो बहुत, और वो तो खाली एक फॉरवर्ड एक, पास में होगी ना, एक क्योंकि जब दूसरी बार फॉरवर्ड पास आएगा तो हो सकता है कि एक ही बार। आवाज कट गई एक बार, से बोलो। हाँ हाँ। नहीं समझ में आया। आ, कुछ कह रहे हो या समझ में आ गया तुम्हें? बहुत होगी। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। चलो एक बार मीटिंग एंड करते हैं, वापस से ज्वाइन करो, फिर बात करते हैं, ठीक है। आवाज कट गई। सर कहाँ से कटी? जो कह रहे थे कि प्रोबेबिलिटी मतलब वो, सर बोल दिया था, आप समझ एक गए बार शायद, सारे मैं न्यूरॉन पूरी एक्टिव बात हो बोल दिया गए था। हैं, हाँ। ओके, वापस से ज्वाइन करो, फिर बात करते हैं, बताओ। हाँ सर क्लियर हो गया था। हम्म। वो मतलब सर हाँ रैंडमली वही क्लियर एक हो गया, पास आप के लिए बोला है, कि अगली पास में हो सकता है कि लो वैल्यूज ना आए। अगर बार बार हो रहा है तो फिर ड्रॉप आउट लगाने का फायदा ही नहीं हुआ। हम्म, ओके, तो ये था। ओके, अच्छा, इसका ग्रेडियंट भी इजी ही होता है। इसका ग्रेडियंट तुम लोग खुद निकालने की कोशिश करना, ठीक है। मैं भी कोड करा दूंगा, कोड के बाद ग्रेडियंट खुद से करना, सोचना कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो इसका कोड थोड़ा देख लेते हैं। शेयर सफारी, ठीक है। नई नोटबुक बनाते हैं, वहाँ से उठाया जाएगा। ठीक है, पहले थोड़ा बायनोमियल के ऊपर देख लेते हैं कैसे काम करता है। कनेक्ट, ठीक है। हाँ, ओके, np डॉट, भाई क्या हो गया, np डॉट बायनोमियल ही तो था, और क्या था, और तो कुछ नहीं। अरे कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। अच्छा, np सॉरी रैंडम है मेरा, np डॉट रैंडम डॉट बायनोमियल, ठीक है, ये फंक्शन है। तो पहला हमारा होता है कि
draw samples are drawn from a binomial distribution with specified parameters and trials, तो वही endpoints आ गया, probability of success, ठीक है, and p is in the interval 0 to 1 और साइज आप बता सकते हो कि कितना बड़ा आपको चाहिए। तो पहले हम अपना 5 का करते हैं कि 0.5, 5। तो इसमें देखो 50% प्रोबेबिलिटी थी, तो 3 वंस आए हैं, मतलब वंस को हम लोग टेल्स ले लेते हैं और जीरोस को हम लोग हेड्स ले लेते हैं। मैं फिर से इसको रन करता हूं, तो इस बार देखो 4 हेड्स आए हैं और 1 टेल्स आया है, जबकि दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर थी। मैं एक बार और रन करता हूं, यहां पर मेरे पास 3 टेल्स और 2 हेड्स आए हैं, ऑर्डर नहीं फिक्स है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको 50% प्रोबेबिलिटी दी है तो आपका जो सैंपल साइज लिया है, जो आपने इतने नंबर ऑफ पॉइंट टॉसेस किए हैं, उसमें एकदम वो एग्जैक्ट आए, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर आई इन रेंज, तो जैसे अभी हम लोग 10,000 उस पर करते हैं, ठीक है, 10,000 पे हम लोग करते हैं 10 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास np.random.binomial, एक कॉइन टॉस 0.5 प्रोबेबिलिटी और सैंपल्स है मेरे पास 10 सैंपल्स है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा एरे, और इसमें मैं इसको सम करके दे देता हूँ, ठीक है। सम इक्वल्स टू 0, यार इसका एरे क्या है, यहीं पे लिख देते ना, सम प्लस इक्वल टू दिस, और इसको मैं कर देता हूँ, सम को मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो ये देखो इसमें 50% प्रोबेबिलिटी थी, 10 मेरे पास सैंपल्स आ रहे हैं, मतलब कि एक बार में मैं 10 बार सिक्के उछाल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास लगभग 43 अराउंड 50%, एग्जैक्ट 50% नहीं होगा, बट अराउंड 50% हेड्स आए हैं और अराउंड 50% टेल्स आए हैं। तो मैं यही कह रहा था कि आप अगर उसे इस तरह करोगे तो हो सकता है कि कभी 0 सारे 0 आ जाए, कभी सारे 1 आ जाए, बट अगर आप उसे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करोगे तो आपके जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उनकी वैल्यूज आएगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर इसको 10 रखा रहने देता हूँ, कंट्रोल C, ठीक है। अब मैं एक ही करता हूँ और यहाँ पर मैं प्रोबेबिलिटी सेट कर देता हूँ 0.2, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे 10,000 बार सिक्के उछाले गए हैं, टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी है 20%, मतलब 10 में से 2 बार आना चाहिए। तो ये अराउंड 2000 टाइम्स आपका टेल्स आया है और 8000 टाइम्स 0 आया है, हेड्स आया है। तो ये जो बायनोमियल है ये हमारा उस काम को, हमारे ड्रॉप आउट वाले काम को बहुत इजीली कर देता है। अगर मैं इसे करना चाहूं तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि ड्रॉप आउट, चलो इसकी मैं क्लास ही लिख लेता हूँ, एक सेकेंड, कहाँ चले गए, इसकी मैं क्लास ही यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्लास लेयर ड्रॉप आउट, ठीक है, डेफिनेट कंस्ट्रक्टर आ गया मेरे पास, सेल्फ कॉमा रेट, जो भी ड्रॉप आउट का रेट है, ठीक है। सो सेल्फ डॉट रेट इक्वल्स टू, अब जो भी मेरे को दिया जाएगा मैं उसका इन्वर्ट कर लेता हूं, मतलब कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी दी गई है कि आपको 10% गिराना है, मतलब 0.1 गिराना है, तो मुझे कितने रखने हैं, मुझे 0.9 रखने हैं, ठीक है ना। इसमें वी आर इन्वर्टिंग इट एज रेट कंटेन्स हाउ मेनी टू ड्रॉप, वी नीड हाउ मेनी टू कीप, ठीक है। इसका फॉरवर्ड पास कर देते हैं, फॉरवर्ड पास ये हो जाएगा डेफ फॉरवर्ड। ये सब भूले तो नहीं हो ना कि आपको हर क्लास के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों करना पड़ेगा।
याद है। ये तो फिर नहीं, तो फिर कोई फायदा ही नहीं रहा। नॉट इनपुट्स मैंने सेव करके लेके लेटर के लिए, फिर सेल्फ डॉट बाइनरी मास्क। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा np डॉट रैंडम डॉट बाइनोमियल, और फिर 1 सेल्फ डॉट रेट कितने आपको रखने हैं, और साइज इक्वल्स टू इसका हो जाएगा जितना मेरा इनपुट्स का साइज है। इनपुट्स का शेप, अच्छा जो वैल्यूज आई है इसको मुझे डिवाइड भी करना है सेल्फ डॉट रेट से। अच्छा, वहां पर मैं 1 माइनस उससे डिवाइड कर रहा था, अब मेरे को जितने कीप करने हैं तो मेरा 1 माइनस यही है, तो मैंने उसी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर हो जाएगा अप्लाई द मास्क। ये मुझे क्या देगा, ये मुझे 0 और 1 की वैल्यूज देगा, तो मुझे क्या करना है, मुझे खाली उनसे मल्टीप्लाई करना है। तो सेल्फ डॉट आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट्स इनटू सेल्फ डॉट बाइनरी मास्क। ठीक है, बैकवर्ड पास लिख लेते हैं। बैकवर्ड पास की मैथमेटिकल इक्वेशन तुम लोग देखना, एकदम इजी है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। जो आगे से मुझे ग्रेडियंट्स मिले हैं, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सेल्फ डॉट, मुझे इनपुट्स का ग्रेडियंट्स निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा जो बाहर से ग्रेडियंट्स आया है इनटू जो मेरा मास्क है, मास्क, और यही मेरा ग्रेडियंट्स हो जाएगा इनपुट से करस्पॉन्डिंग। ठीक है, बस ये आपकी ड्रॉप आउट की क्लास हो गई है, और कुछ नहीं है इसमें। इसको ऐड करो, उसके बाद अपना जो कोड था उसमें हर एक्टिवेशन 1 के बाद ड्रॉप आउट ऐड करना। ठीक है, अगर मैं असाइनमेंट भी लिख दूं यहीं पर, तो क्या है आपको, ऐड दिस कोड टू योर कोड बेस, फिर ऐड ड्रॉप आउट लेयर आफ्टर एक्टिवेशन 1, और उसके बाद सीधा एक्यूरेसी। ठीक है, ये आपको करना है। इसमें मैं ऐड कर देता हूँ ड्रॉप आउट एंड बाइनोमियल, सेव भी कर ही देता हूँ, सेव अ कॉपी इन गिटहब। क्या हुआ, हिंदी क्या हुआ, सही हुआ, और इसका मैं सेव अ कॉपी इन ड्राइव भी कर लेता हूँ। ठीक है, यही करना है, और देखना एक्यूरेसी क्या होगी, और अगर एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही है तो बाकी चीज़ों को ट्राई करना, जो लर्निंग रेट को आगे बढ़ा घटा कर, डीके कुछ लगा कर, कि हर चीज़ आपकी एक बार में काम नहीं करेगी, कई बार आप फंस सकते हो चीज़ों पर, तो उस पर हमें ट्यून करना आना चाहिए। ठीक है, ये था सर मेरा क्या हम लोग हाँ हम लोग क्या L1 L2 ड्रॉप आउट एक साथ लगा सकते हैं? हाँ, ठीक है, ठीक। तो चाहे जैसे लगाओ, तुम्हारे पास सब लेयर्स हैं, लेयर्स को तुम्हें आगे पीछे करना है। तुम्हारा मेन काम क्या था, खाली फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिखना। इसको आप चाहे जहां लगा दो, बट ड्रॉप आउट हम लोग लगाते हैं एक्टिवेशन होने के बाद। एक्टिवेशन होने के पहले ना लगाना, नहीं तो फिर, क्योंकि एक्टिवेशन ही आपका, पहले आपका न्यूरॉन एक्टिव होना चाहिए, फिर आप उसको क्लोज करो। अगर आपका न्यूरॉन ही नहीं एक्टिव हो रहा है तो उसको क्लोज करने का फायदा नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही डीएक्टिव है। तो एक्टिवेशन के बाद लगाते हैं हम लोग। ओके, ठीक है सर जैसे L1 L2 में हम लोग जो लगाते थे तो वेट कम होता था, हाँ, इसमें तो वेट कम नहीं होगा ना? नहीं, इसका कम वेट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कॉस्ट में जा ही नहीं रहा है। हाँ हाँ, राइट, ये देखो, जो वहां पर वेट कम होता था क्योंकि हम लोग कॉस्ट फंक्शन को डिक्रीज करते थे, यहां पर हम लोग कॉस्ट तक जा ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर हम लोग न्यूरॉन्स को ही बंद कर दे रहे हैं, और उसके बाद प्रिडिक्शन में उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो
अच्छा, जब आप प्रिडिक्शन करोगे, ठीक है, असाइनमेंट में एक चीज और याद कर लेना कि जब आप प्रिडिक्शन करोगे तो हमने कहा कि ड्रॉप आउट नहीं लिख रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, मतलब ये चीज सोचना लगा कैसे रन करेंगे, कल भेज देना तो कल तक मैं अपना सोल्यूशन भी दे दूंगा, उसी से कंपेयर कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से एक बेसिक न्यूरल नेटवर्क क्लासिफिकेशन के लिए हो गया है, इतनी बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है। मतलब एक क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम लोगों ने काफी काम कर लिया है। अब हमारी जो एक चीज बची है वो बची है रिग्रेशन, ठीक है। तो रिग्रेशन बची है, मॉडल का इवैल्यूएशन है, और ज्यादा कुछ बचा नहीं है। मतलब मेरे ख्याल से नेक्स्ट 1-2 वीक में हमारा अपना न्यूरल नेटवर्क खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, रियल वर्ल्ड के एग्जांपल पे काम करना, पाइटॉर्च से कैसे खेलते हैं, पाइटॉर्च से कैसे काम करते हैं, वो सब हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगले हफ्ते हम लोग मतलब कल ही हम लोग रिग्रेशन की बात शुरू कर देंगे, और तुम लोग की एक क्लास नहीं हुई है ना इस हफ्ते, आज है थर्सडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे, तो सैटरडे में एक क्लास और लेकर रिग्रेशन का एक प्रोग्राम बना के खत्म करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद फिर हम लोग बाकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। आज का इतना ही है, मतलब रिग्रेशन में शुरू नहीं करना चाहता कि लंबा जाएगा, वो 1 घंटे जाएगा ही, ठीक है। फिर उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग जब हमारा एक बार ये अपना न्यूरल नेटवर्क जब हम लोगों ने स्क्रैच से पूरा लिख लिया है, हमें सारी चीजें पता है, इसका एक एक इंटरनल पता है, फिर हम लोग जब पाइटॉर्च पे जाएंगे ना तो हमें पाइटॉर्च बच्चा लगेगा। जैसे तुम्हें मैं पाइटॉर्च के कोड दिखाता हूँ, कहाँ गया, सफारी, हाँ बताओ, कोई कुछ कह रहा था। हेलो, ओके, जैसे दिख रहा है ना ब्राउजर, यस सर। ठीक है। तो जैसे ये पाइटॉर्च का कोड है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का, ठीक है। अब इसमें इतना ज्यादा पता नहीं क्या क्या कर रखा है, कुछ नहीं है। ये देखो, अगर तुम कोड पढ़ना शुरू करोगे तो ये उन्होंने बैच साइज और वो सब निकाला है, कहाँ पर सेव करना है, कहाँ पर डेटा सेव करना है, कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। और इसी में ऑप्टिमाइजेशन, साइज, लर्निंग रेट, डीके सब कुछ कर डाला है। ये उनका उसके लिए है कि अरे ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। ये मॉडल को लोड कर रहे हैं, सेव करने के बाद रुक जाओ, हाँ यार ऐसे नहीं, पाइटॉर्च से मैं ट्यूटोरियल दिया था, ये तो पाइटॉर्च ट्यूटोरियल्स कहाँ गए, ट्यूटोरियल्स, ट्यूटोरियल्स कहाँ है, ये रहा ट्यूटोरियल्स, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे हैं, बेसिक्स पे ही आते हैं, ठीक है। तो क्विक स्टार्ट, टेंसर, डेटा सेट एंड डेटा लोडर, ट्रांसफॉर्म, नेक्स्ट, ठीक है। ये सब इन्होंने कुछ फंक्शंस, डेटा सेट्स, डेटा लोडर, उन सब के लिए किया है। ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए है कि डेटा को थोड़ा चेंज करने के लिए, जो हम लोगों ने डेटा ऑगमेंटेशन की बात करी थी वो, ये यहाँ पर इन्होंने बैच साइज दिया 64, ठीक है। और उसका उन्होंने उसका शेप प्रिंट करके देखा तो शेप आया 64/1/28/28। तो ये 28/28 की मैट्रिक्स है, इमेज है, और एक इमेज है, और इस तरह की मेरे पास कितनी है, 64 है, ठीक है। फिर देखो मॉडल क्रिएट किया, तो इन्होंने न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ये देखो, ये सीक्वेंशियल है, पहली लेयर लगाई लीनियर, ठीक है। हम लोग कौन सी लगाते हैं, डेंस, ठीक है, वही है 28/28 × 512, ये आपका इनपुट साइज है, ये आपके नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है। रेलू, फिर लीनियर, अब यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स से तो आउटपुट कितने आए, 512, फिर 512 न्यूरॉन्स के साथ एक और लेयर, फिर रेलू, फिर एक और लेयर, फिर रेलू, और ये इसको इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया कैसे, x = ये फ्लैटन में बताऊंगा क्या करता है, लीनियर रेलू स्टैक x, और सिंपल, ये पूरा एक बार में पूरा फॉरवर्ड पास कर देगा,
पूरे नेटवर्क का। तो ये सब काम हम कर चुके हैं, हमें बस खाली फ्लैटन नहीं पता है, फ्लैटन में बता दूंगा क्या करता है, वो कुछ नहीं करता है। कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस, इन्होंने क्लास बना के रखी है, लॉस फंक्शन लिखा। ऑप्टिमाइजर ये लोग यूज कर रहे हैं स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिजेड विद लर्निंग रेट इक्वल टू 10 to the power -3। अब देखो ट्रेनिंग में क्या कर रहा है, बैच ब्रेक कर रहा है, क्योंकि 64 का ले रहा है, तो मान लो जितनी इमेजेस है वो सारी उठा ली। ये डेटा लोडर फंक्शन आपको 64 इमेजेस एक साथ देता रहेगा, हमें उसके लिए कोड भी नहीं लिखना है, ठीक है। प्रिडिक्शन किया कि मॉडल को फॉरवर्ड पास किया, लॉस कैलकुलेट किया, ठीक है, फिर बैकवर्ड पास किया, लॉस को बैकवर्ड पास किया, ऑप्टिमाइजर का स्टेप बढ़ा दिया, बस सेम चीज, फॉरवर्ड लॉस बैकवर्ड, फॉरवर्ड लॉस बैकवर्ड, फॉर लूप के अंदर, बस लिखने का तरीका अलग है, बट काम हम सारे कर चुके हैं, ठीक है। फिर इन्होंने आखिरी में चेक किया अगेंस्ट द टेस्ट डेटा सेट, तो डेटा सेट लोड किया, उसके ऊपर एक्यूरेसी करी और टेस्ट एक्यूरेसी करी है, और इन्होंने चलाने के बाद ट्रेनिंग और टेस्टिंग एक्यूरेसी देखो प्रिंट किया है, लॉस इतना आ रहा है, इतनी इमेजेस हो गई हैं, तो शायद 60 है। अच्छा, ये एमनेस्ट का डेटा सेट है, हैंड रिटन डिजिट्स वाला, ठीक है। तो इनकी एक्यूरेसी आई है 25.99% और लॉस आया 0.03 पहले इपॉक पर, और मेरे ख्याल से 5 इपॉक के बाद 31.8% हो गई है, ठीक है। फिर सेव किया, फिर लोड किया, और कुछ नहीं। तो हम लोग सारे काम लगभग कर चुके हैं, बस हमें एक रिग्रेशन देखना है कि रिग्रेशन में कैसा काम होगा, उसके बाद फिर हम लोग सारे आर्किटेक्चर्स पढ़ेंगे, CNN के, RNN के, ट्रांसफॉर्मर्स के, उनमें सर इसका लिंक भेज दीजिएगा प्लीज। ये पाइटॉर्च की वेबसाइट सर्च करो, pytorch.org और ट्यूटोरियल्स। चलो मैं भेज दूंगा इसका लिंक भी है सर। चलो फिर आज की क्लास इतनी ही है, वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। नहीं हो तो फिर चलते हैं। नहीं क्वेश्चन नहीं। ठीक है सर, ओके सर। बाय। ठीक हो सकता है।